Hi students, how are you all? Welcome to the today's video. Standard 9th, chapter 9. Okay children, chapter B9 or standard B9. Okay, the name of the chapter is Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy. Okay, so introduction. In the previous chapter we have studied Indian Constitution, preamble and important pillars as well as the specific characteristics. In this chapter we will study about other important characteristics of constitution, that is fundamental rights, fundamental duties and directive principles of state policy. तो प्रीवियस चैप्टर में लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ाई है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रीएम्बल के बारे में, उसके जो पिलर्स होते हैं मीन्स उसके जो खंबे होते हैं, राइट हैंड्स होते हैं, उसके सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है. तो हम लोग इसमें अब पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ओके, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो फर्स्ट वन इज ह्यूमन राइट्स. Human rights are those rights which not only give a person his or her basic existence but also overall development in which society helps to construct an environment which enables him or her to grow. In every democratic country, the citizens are confirmed with the basic rights. A person is not discriminated on the basis of caste can experience the basic rights. The protection of these rights are assured by society and nation as well. The person by his birth own rights which are his or basic rights which are known as human rights. तो चिल्ड्रन देखो इसमें हमको बताया गया कि ह्यूमन राइट्स जो है आर दोज विच आर नॉट ओनली गिव ए पर्सन हिज बेसिक एक्सिस्टेंस. तो ह्यूमन राइट्स वही नहीं है जो एग्जिस्टेंस में आता है, लेकिन उसका पूरा डेवलपमेंट फिजिकली और मेंटली उसका जो डेवलपमेंट होता है और सोसाइटी में जो है उसका एक अच्छा निशान छोड़ता है और आजू बाजू जो एनवायरमेंटल है उसमें भी कुछ नया नया उत्पन्न करता है. उसमें हम लोग ये सब ह्यूमन राइट्स को देख सकते हैं. तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सिटीजन्स है उसका सबको राइट होता है, और लेकिन पर्सन जो है वो उन पे डिपेंड नहीं करता है कि ये कैस्ट का है और इसके पास ये है, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैस्ट, रिमेंबर इट, ओके चिल्ड्रन. कैस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. तो प्रोटेक्शंस जो है उसके सभी राइट्स मिलते हैं. कहाँ से मिलते हैं? तो क्या सोसाइटी से भी मिलते हैं और नेशन से भी मिलते हैं. वो कब से मिलते हैं? जब से उसका जन्म होता है तब से उसका राइट्स होते हैं, अपने अपने जीने के अंदाज होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स. यूनाइटेड नेशंस जनरली असेंबल हैज़ डिक्लेयर्ड ह्यूमन राइट्स ऑन 10th December 1948 एंड 10th December इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन डे. देखिए बच्चों, ये हमको डिक्लेयर कब किया गया है? 10th December 1948 में. कब किया गया है? 10th December 1948. ओके, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड 10th December इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट डे. तो ह्यूमन राइट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है हम लोग को? 10th December. From the global announcement of human rights, certain basic and important human rights are added in the Constitution of India, and thereby these rights are protected in a dignified way. Thus, those human rights which are included by Constitution of India are known as fundamental rights. Fundamental rights means जो constitutions के अंदर जो rights रखे गए हैं और उसका जो पालन किया जा रहा है तो उसे हम कहते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स. ओके चिल्ड्रन, तो ग्लोबल अनाउंसमेंट से पहले से ही किया गया है और बोला गया है राइट्स जो है वो अच्छी तरह से निभाए जाते हैं. किसके द्वारा? तो क्या कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा माँ. और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल्स है, जो ह्यूमन राइट्स है, सब कुछ राइट्स दिए गए वो सब किस पर डिपेंड करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस पर. उसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स. दिस ह्यूमन राइट्स प्रोक्लेम द ह्यूमन बींग्स टू लिव इन ए डिग्निफाइड वे. मतलब ये जो राइट्स है उसे हम अपना जीवन जो है वो एक अच्छी तरह से जी सकते हैं. फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग द बेसिक नीड्स. तो हम लोग के बेसिक नीड्स क्या है? अपना फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी रिसीव्ड इन ए डिग्निफाइड एंड रेस्पेक्टेबल वे. अच्छा, रेस्पेक्टेबल वे में भी वो होना चाहिए. ओके, डेमोक्रेटिक country allows its citizens to enjoy equal rights for multifaceted development. The state guarantees such as a constant environment wherein one has protection of fundamental rights, a true identity of a democratic system. Democratic system का जो हम लोग अभी देख रहे हैं उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है वो अपनी, अगर फंडामेंटल राइट्स है तो वो ट्रू आइडेंटिटी है कि ये जो नेशन और है जो वो है डेमोक्रेटिक सिस्टम से चल रहा है. ओके चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड अवर ह्यूमन राइट्स. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फंडामेंटल राइट्स. द नेशन स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर प्रोटेक्टेड थ्रू फंडामेंटल राइट्स. तो हम लोग के नेशंस की स्टेबिलिटी क्या है? तो क्या प्रोटेक्शन करना है. किसको प्रोटेक्ट करना है? हम लोग के सिटीजन्स के फ्रीडम को. जो नागरिक है उनका फ्रीडम क्या है उसे हमें क्या करना है? प्रोटेक्शन करना है. और ये किसके द्वारा हो सकता है? फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 है. कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन,
cultural and educational rights, rights to constitutional remedies. These are the 6 fundamental rights. Okay, तो फर्स्ट वन हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट जो है वो राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी में हियर वी आर, हम सब यहाँ क्या है, इक्वल. इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर इंक्लूडेड इन राइट टू इक्वालिटी. इक्वालिटी में क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कायदे कानून है उसमें हम इक्वल है, और प्रोटेक्शन जो है वो भी इक्वल है. वो हमें कहाँ दिखाई देता है, राइट टू इक्वालिटी. दिस फंडामेंटल राइट इज द मेजर फाउंडेशन ऑफ ऑल द अदर राइट्स एंड प्रिविलेजेस गारंटेड टू द इंडियन सिटीजन्स. इट इज़ वन ऑफ द चीफ गारंटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो ये राइट टू इक्वालिटी जो है वो एक मेन इम्पोर्टेंट रिटर्न गारंटी है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया. थस इट इज इम्पेरेटिव दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज इजी एक्सेस टू द कोर्ट्स टू एक्सरसाइज हिज और राइट टू इक्वालिटी. हर एक नागरिक को अगर न्याय चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, तो कहाँ जाता है, अपने सिटीजन, अपने हक के लिए जाता है. तो वहाँ भी हम लोग को सबको राइट टू इक्वालिटी, सबको जो लॉ है वो हम लोग को भी इक्वल मिलता है. According to this right, no person shall be shown favorism on the basis of the color, caste, creed, language. तो ये राइट टू एजुकेशन वो हर एक पर्सन पे अलग अलग नहीं, सबके पर्सन सबको सेम मिलता है और किसी के फेवर में नहीं जाता है. और ये जो कलर पे या जो गोरे हैं काले हैं, कैस्ट पे या फिर उनके लैंग्वेज पे नहीं जाता है. ओके, सब हर कोई जो है वो इक्वल है. Law is equal to all, that is from the peon to the prime minister. If they act against law, they are treated equally and are bound to the general court of law. However, the president and governors have certain privileges. तो ये जो है पियोन से लेके प्राइम मिनिस्टर तक सभी को एक ही जैसा न्याय दिलाते हैं. ठीक है, और कोई भी हो इक्वली ट्रीट किया जाता है, कोई भी हो इक्वली ट्रीट किया जाता है और सबको एक जैसे ही लॉ मिलते हैं और प्रोटेक्शन मिलता है. इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस द लॉ शुड प्रिवेल इक्वली. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन और स्पेसिफिक फेवरिज्म शोन टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और क्लास. एवरी लॉ शुड बी इक्वली डिसमिनेटेड. तो यहाँ पे किसी को भी एक फेवरिज्म दिया नहीं जाता है, फेवर नहीं दिया है कि यही पर्सन पे हम लोग को ये करना है, इसको ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता है. सो एवरी लॉ शुड बी डिसमिनेटेड. सबके लिए ये जो लॉ है इक्वल है. एवरी पर्सन शेल हैव इक्वल एडमिनिस्ट्रेशन टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस. तो ये हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाता है. कहाँ कहाँ, जैसे कि शॉप्स हो तो शॉप में जब जाते हैं, जब गरीब हो या अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो सबको क्या किया जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है. ऐसे नहीं कि चलो ये गोरा है, ये पैसे वाला है तो इसको आने दे, ऐसे होता है, नो, इट्स रॉन्ग. सो यही कहने के लिए चल रहा है कि इक्वल एबिस्टेंस जो है वो दिया जाता है. कहाँ कहाँ पर, तो कि शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस हैव इक्वल एक्सेस टू रोड्स एंड लेक्स एंड यूज ऑफ पब्लिक वेल्स एंड बाथिंग गट्स. तो जहाँ हम नहाने जाते हैं वहाँ पर भी सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है. हाँ चलो ये इसने ऐसे पैसे वाले हैं, ये अमीर है, ये अच्छे दिख रहे, ऐसे दिख रहे, उनको ही हम ये घाट्स पर नहाने देंगे, यूज़ करने देंगे, रोड्स को, लेक्स को, ऐसे कुछ होता है, नो. एवरी हैव ए इक्वल अपॉर्चुनिटी. However, the state has the right to make any special arrangement for women and children or for the development of any socially or educationally backward class or scheduled castes or scheduled tribes. तो स्टेट जो है उसको राइट मिला है कि वो कौन सा भी अरेंजमेंट किया जाता है, किन के लिए, तो कि वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रेंस के लिए और अपने आजू बाजू के किसके डेवलपमेंट के लिए, तो कि एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए. जो कैस्ट है वो सब कोई कैसे है, बैकवर्ड में पीछे वाले कैस्ट में, जो लो कैस्टेड है उनके लिए. ओके, नो सिटीजन शेल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कैस्ट, रिलीजन, क्रीड, डिसेंट और प्लेस एंड बर्थ इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्विसेज एंड हायर एजुकेशन अंडर द स्टेट. तो हर एक सिटीजन जो है वो, जैसे अभी इसके पहले भी मैंने बताया था कि कैस्ट, रिलीजन, डिसेंट और बर्थ ये इन पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस के लिए जाए या फिर कोई हायर स्टडीज़ के लिए जाए, लेकिन ये सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है. इन मैटर्स ऑफ स्टेट public services, equal opportunities have to be offered to all the citizens. In matter to state public services, जो public services होती है वहाँ पर भी ये लोग को equally treat किया जाता है. However, the state is given permission to make decision regarding required qualifications for the state services. तो ये जो state है उसने permission दी है, किन्हें permission दी है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशंस में ये लोगों ने जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होते हैं फॉर द स्टेट सर्विस, जो कहा जाता है उस सर्विसेज में थोड़े से चेंजेस करनी हो तो कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब कोई है वो इक्वली ट्रीट होते हैं. ओके चिल्ड्रंस, अंडरस्टूड? ओके.
has a guarantee social justice and personal dignity. Untouchability is abolished and its practice in any form is prohibited and punishable offense. has a guarantee of social justice. जब कभी तो बोलता है कि इसे नहीं छूना है, इन्हें नहीं छूना, ये नातेसी है, सो इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड अगर ये करते हैं तो उनको पनिशमेंट भी मिलती है. टाइटल्स एंड एपिथेमिक्स विच क्रिएट आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशंस इन द सोसाइटी हैव बीन रिमूव्ड. मतलब कि जो जैसे कि नाट्य ड्रामा करते हैं ये लोग, एपिक्स जो लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, उसे भी सोसाइटी में जो किए जाते हैं कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो उसे भी ये लोग क्या करना चाहते हैं, सोसाइटी में से रिमूव करना चाहते हैं. ओके, द एडजेक्टिव्स यूज्ड बिफोर नेम्स लाइक सर, देवानजी, राइबदबूर आर रिमूव्ड. जो आगे जो लिखा जाता है सर, देवानजी, वो सब क्या होते हैं, ये लोग निकाल देते हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्पेशल कंट्रीब्यूशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेरियस फील्ड्स गिव स्पेशल अवार्ड्स लाइक भरत रत्न एंड पद्म विभूषणम, पद्मश्री, परिवार चक्र इज अवार्डेड इन द मिलिट्री. तो ये लोग को ये सब अवार्ड्स जो अचीवमेंट्स जो है वो दिए जाते हैं. ओके, कौन से होते हैं तो कि पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र वो मिलिट्री सर्विसेज में दिए जाते हैं. एडजेक्टिव्स लाइक द जनरल मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल आर एडेड बिफोर द नेम्स इन द मिलिट्री सर्विसेज विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए वायलेशन ऑफ ए राइट टू इक्वालिटी. तो इसके जैसे कि जो बड़े बड़े होते हैं उनके आगे हम लोग जैसे है जनरल लगा सकते हैं, मेजर, चीफ मार्शल लगा सकते हैं. जो मिलिट्री सर्विस में आते हैं उन लोग में हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं. द एम ऑफ द राइट इज़ टू बी फॉर्म एंड इक्वालिटी सोसाइटी एंड देयर बाय एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. तो इस तरह से रूल ऑफ लॉ इंडिया के बनाए गए हैं. तो ये स्पेसिफिक प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स और क्लासेस इस एक्ट में आए हैं. एग्जाम्पल, देर आर डिफरेंट लॉस ऑफ एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंश्योरेंस एजेंसीज, वुमेन्स विजिलेंस. द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे पर इक्वल वर्क इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल. इक्वल पे, जहां हम नौकरी करते हैं वहां पर भी इक्वल पे होता है इक्वल वर्क के लिए. ये भी इनका एक आर्टिकल है. देन नेक्स्ट कम्स राइट टू फ्रीडम. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द सिटीजन ऑफ इंडिया 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स विच आर अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, to assemble peacefully without arms, to form associations or unions, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of territory of India, to practice any profession or to carry or any occupation, trade or business. तो 6 में जो हम लोग जो भी स्पीच दे सकते हैं, एक्सप्रेशंस करना चाहते, और अगर हम लोग इकट्ठा होना चाहते हैं शांति से तो भी हो सकते हैं. हम कहाँ भी देश में कौन से भी किनारे चाहे तो हम लोग वहाँ घूम सकते हैं और उस जगह हम लोग सेटल भी हो सकते हैं. और हम लोग जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपना वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशन, पढ़ाई करना हो या फिर कोई बिजनेस करना हो. दीज आर द राइट्स, जो 6 अपने राइट्स है. तो दीज राइट्स आर ऑफ अपमोस्ट ऑफ ऑल द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड एक्सप्रेशंस ऑफ इंडियन सिटीजन्स फॉर हार्मोनियस वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड हेल्थी लाइफस्टाइल. तो ये जो हम लोग करना चाहते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, किनका होता है, पर्सनालिटी का भी होता है, एक्सप्रेशंस का भी होता है. तो इंडियन सिटीजन्स जो है इसमें अच्छे से काम कर पाएंगे. एनी इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सरसाइज दिस फ्रीडम ऑटोनोमसली और इररेस्पॉन्सिबल. जो भी ये सिटीजन करना चाहता है उसे अच्छी तरह से काम करना है, बल्कि क्या नहीं करना है, इररेस्पॉन्सिबल नहीं होना है. The state can control and limit this right to freedom if they go against the welfare, peace and security of the society. ये स्टेट तभी कंट्रोल कर पाएगा कि जब इनको जो काम किया गया है वो काम अगर करेंगे तो तुम लोग को राइट टू फ्रीडम मिलेगा, जो कि जो भी काम करना चाहते हैं उसे रेस्पॉन्सिबल से एकदम रेस्पॉन्सिबल होकर करना है. तो ये स्टेट जो है कब कंट्रोल कर पाएगा, जब हम ये सब अपने शांति से करेंगे और बिना किसी को डेंजर हो ऐसे ना करें, और वेलफेयर मतलब कि उसमें सबकी अच्छाई छुपी हो, सोसाइटी की अच्छी सिक्योरिटी हो. तो ये सब हम कब कर पाएंगे, जब हम इसे शांति से करेंगे तब. This can be clearly mentioned in the Constitution. It has been stated in the Constitution how the rights are exercised. तो Constitution के अंदर लिखा ही है कि हम लोग को ये जो करनी है वो कैसे करने है, Constitution में किस तरह से इसे निभाना है, कैसे इकट्ठा होना है. जैसे कि हम जहाँ जाए वहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते, जैसे कि रोड पर कर दिए तो आने जाने में तकलीफ होती है, ठीक है, ऐसे नहीं. तो Constitution के अंदर इसके सबके रूल्स और लॉज बनाए गए हैं. इंडियन सिटीजन्स हैव बीन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस. पहले ही बोला था इंडियन फ्रीडम को है, वो फ्रीडम मतलब जो उनको स्पीच देनी, एक्सप्रेशंस देनी है, वो उसमें फ्रीडम है. दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर ओरली और वर्बली एंड थ्रो गेस्चर्स, बट दैट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एक्सरसाइजिंग दिस राइट्स इन अनलिमिटेड एंड अनरेस्ट्रेंट मैनर. वो कैसे होते हैं स्पीच जो है, ओरली मीन्स मुँह से लिखा और लेखित भी हो सकता है.
जो बट दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सरसाइजिंग दिस राइट्स इन अनलिमिटेड, हो सकता है लेकिन इसे हम अनलिमिटेडली यूज नहीं कर सकते। सर्टन नेसेसरी कंट्रोल एंड लिमिटेशंस हैव बीन स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, जैसे हमने मुझसे बोल दिया चलो ऐसे होगा वैसे होगा, वो ऐसे नहीं होता है, लेकिन वो सर्टेन नेसेसरी कंट्रोल्स और लिमिटेशंस जो है वो बीन स्टेटेड होते हैं किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द स्टेट कैन पुट रिक्वायर्ड कंट्रोल थ्रू लॉ एंड ऑर्डर फॉर मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सेफ्टी ऑफ द स्टेट, for amicable relation with foreign nations, public management and public peace, compromises and safety, morality, discipline, contempt of court, defamations and provoking violence for crime. It is the authority of the judiciary whether these many limitations are appreciate or inappreciate. The purpose behind the freedom of press through which ideas and opinions put forth the public welfare has not been separately mentioned. It can be included in the right to expressions. तो इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर हम लोग को कुछ चेंजेस करने हो, ठीक है, तो हम लोग को ध्यान में क्या रखना है, सोसाइटी को ध्यान में रखना है, ठीक है, पब्लिक मैनेजमेंट होनी चाहिए। जो फॉरेन नेशंस के साथ हम लोग जो बातचीत करते हैं या फिर कुछ लेन देन करते हैं तो उसमें भी पीस होना चाहिए, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, एंड प्रोवोकिंग, अगर ये सब होते हैं तो ये अच्छी तरह से ये जो हम लोग करना चाहते हैं एक्सप्रेशंस, थॉट, स्पीच, ये हो सकती है। तो इसके अंदर जुडिशियरी जो है वो भी इन्वॉल्व होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि हम लोग को उनके लिमिटेशंस, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर राइट्स जो है उसके हिसाब से ही चलना है। और हमेशा ये याद रखना है, राइट टू फ्रीडम में ये लोग हम लोग के सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए ही सोचते हैं, हैज़ नॉट बीन सेपरेटली मेंशन, तो ये अलग तरीके से मेंशन किया नहीं गया है, ये सिर्फ किस में होता है, राइट टू एक्सप्रेशन। The latest amendment of 2019 Constitution of India confers free and compulsory education for the children between 6 to 14 years. तो कॉन्स्टिट्यूशन 2009 में ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंडिया कन्फर्म किया कि फ्री और मतलब कि मुफ्त में और कंपलसरी एजुकेशन किन के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। इफ़ ए पर्सन इज कॉन्विक्टेड फॉर ए क्राइम देन ही कैन नॉट बी सेंटेंस टू पनिशमेंट और मोर punishment than the one prescribed by the law, cannot be given the punishment more than once, cannot be given to the same convicted person. अगर वो गलती करता है, क्राइम करता है, तो उसे पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है, और दैट द वन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, कि 6 से 14 साल के बच्चों की गलती होती है तो उन्हें पनिशमेंट दिया नहीं जाता है। एंड कैनॉट बी गिवन द पनिशमेंट मोर देन वंस, दिया जाता है तो भी एक ही बार दिया जाता है, एक से ज़्यादा नहीं। नो इंडिविजुअल कैन बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर ऑफ द लॉ। नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। अगर अरेस्ट करना तो चलो इसे अरेस्ट करना, ऐसे नहीं होता है, लेकिन उनके लिए ऑर्डर्स जो है वो दिए जाते हैं, तब जाके वो लोग उन्हें अरेस्ट कर पाते हैं। इफ़ अरेस्टेड द पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय लॉयर ऑफ हिज हर। जब वो अरेस्ट होते हैं तो वो लोग अपना एक लॉयर अपॉइंट करते हैं, जो लॉयर अपॉइंट करने के बाद वो जो होता है वो केस लड़ते हैं, फिर पता चलता है कि इसका गुनाह क्या है। एन अरेस्टेड पर्सन हैज़ टू बी ब्रॉट बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो मजिस्ट्रेशन के सामने उसे लाया जाता है सिर्फ कितने देर के अंदर, 24 घंटे के अंदर। किसे लाया जाता है, जिसने गुनाह किया हो, 6 से 14 साल हो या फिर उससे ज़्यादा भी हो, ठीक है। लेकिन ये लोग को मजिस्ट्रेट मतलब कि जो जज होते हैं उनके सामने पेश किया जाता है कितने दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। विदाउट द परमिशन नो इंडिविजुअल कैन बी केप्ट इन ए कस्टडी। तो परमिशन के बिना किसी के उन्हें कस्टडी मतलब कि जेल में नहीं रखा जाता। ओके। As per the Prohibition Act, the person under arrest will not be applicable to the aforesaid matters. Preventive detentions. If the state anticipates any criminal deed or activity from any person, then has to precautionary measure that person can be detained by the state under the Preventive Detention Act. अगर देखिए, अगर कोई उसने इतना बड़ा क्रिमिनल किया होगा तो उसके प्रिकॉशंस लिए जाते हैं और उसे स्टेट के नीचे से डिटेन किया जाता है। द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज़ नॉट टू पनिश अ कॉन्विक्ट बट टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग एनी क्रिमिनल एक्टिविटी अगेंस्ट स्टेट, सोसाइटी और इंडिविजुअल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे पनिशमेंट देना है, लेकिन हम जो वो क्राइम करना है उससे हमें उसे स्टॉप करना है, कहना है कि ऐसे नहीं करना है, ये गलत है, ठीक है। जो एक्टिविटी अगेंस्ट किसके है, वो स्टेट और सोसाइटी। अंडर दिस एक्ट ए पर्सन कैन बी डिटेन नॉट मोर देन 3 months।
तो इसके लिए उसे डिटेन किया जाता है सिर्फ 3 महीनों के लिए. द डिटेंशन और ऑर्डर कैन बी कैंसल बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द मेंबर्स ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड. द स्टेट कैन डिसाइड द टर्म ऑफ डिटेंशन. तो ये डिटेंशन जो है वो कैंसिल हो सकता है, लेकिन अगर वो जज सुप्रीम कोर्ट के जज कहे तो, या फिर एडवाइजरी बोर्ड मतलब कि जो बोर्ड में जो करते हैं वो लोग एक साथ मीटिंग करते हैं और फिर उसे डिसीजन कोई लेते हैं. ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सी एनी पर्सन डज नॉट सफर एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ अदर पर्सन एंड एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी से एस्टैब्लिश्ड. हमें ये विशेषता देखना है कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के हाथ में जैसे कि कोई डाउरी हो, स्लेवरी हो, वो नहीं ले रहा है ना. मतलब कि अपने ही देश में रहकर एक दूसरे को चीट करना, ये इसे एक्सप्लॉयटेशंस कहते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. थ्रू दिस राइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रैगरी, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर आर बैन्ड. तो इसके अंदर जो ड्रग्स के हेरा फेरी होते हैं, स्लेवरी लेते हैं, ठीक है, और लेबर मतलब कि जो काम करवाते हैं मजदूर से, ये सब जो है छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी करवाना, ये सब जो है वो बैन किया गया था. वायलेशन ऑफ दिस एक्ट इज ए पनिशेबल ऑफेंस. इलीगल थ्रेड ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, फोर्स्ड लेबर्स और इम्पोज्ड slavery, work without pay, and the old druggery system has to be ended through this right. To make a work from any person without paying them or paying them less minimum wages, forced or imposed labor is a punishable act. तो इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि काम करवाते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि वो पैसा ही नहीं देता है, और कोई कोई ऐसा होता है कि जो वो पे करता है लेकिन मिनिमम करता है, मतलब कम करता है. तो लेबर, इसके लिए लेबर जो है अगर वो फरियाद करते हैं तो सामने वाले को पनिश भी हो सकता है. एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 कैन नॉट बी मेक टू वर्क इन ए फैक्ट्री मैन और एनी डेंजरस प्रोफेशंस, गैरेज, होटल, और कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज ए हाउस होल्ड सर्वेंट. तो 14 साल के नीचे जो बच्चे हैं उन्हें फैक्ट्री में या कोई माइंस जो कोल्स की भट्टी होती है या फिर कोई ऐसा डेंजरस काम हो या फिर होटल में या फिर घर के काम में लगा नहीं सकते. अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट ऑल दीज आर पनिशेबल ऑफेंस. तो ये एक एक्ट है चाइल्ड लेबर, अगर करवाते हैं तो उससे हम लोग को पनिश भी मिलती है. मैंडेटरी सर्विसेज कैन बी सॉट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द दोज ऑफ पब्लिक वेलफेयर ऑफ द स्टेट मिलिट्री सर्विसेज इन एनी फील्ड्स रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जेंडर, caste और क्लास विदाउट रिम्यूनरेशंस. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट टू फ्रीडम. एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ चॉइस, कैन प्रमोट एंड प्रोपेगेट द सेम इज मेंशन इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अगर हम लोग को जो कोई प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है तो वो सिटीजन जो है उसका रिलीजन या फिर ये प्रोपेगेट नहीं देखा जाता और वो सेम ही होता है सबके लिए. बट दिस राइट्स टू बी एंजॉयड विद इन परमिसिबल लिमिट सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मोरालिटी एंड द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी. द रिलीजियस गैदरिंग ऑफरिंग्स आर प्लेयर्स और नॉट इंक्लूडेड इन दिस. तो इसके अंदर हम जो एक रिलीजियस होता है, एक नात के जो गैदरिंग्स, इकट्ठा होना, प्रेयर करना, ये सब इसके अंदर नहीं आता है. द स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन और द इंडियन स्टेट इज नॉट रन एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ एनी रिलीजन और एक्ट. तो ये स्टेट है, उसका कोई रिलीजन डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन. तो ये स्टेट का कोई अपना रिलीजन है, वो खुद का नहीं होता है, और ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके चलते नहीं चलते हैं ये. द स्टेट कैन नॉट इंटरफियर इन द रिलीजियस मैटर्स और रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ एनी ग्रुप. तो ये स्टेट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, कोई भी ग्रुप पे डिपेंड नहीं करता है. द रिलीजियस ग्रुप्स हैव बीन गिवन द फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड कैन मैनेज एंड एडमिनिस्टर देम फॉर द रिलीजियस एंड philanthropic aims. The state cannot use the funds collected through public taxes or public fund for the benefit and the development of any specific religions and sect. तो ये स्टेट के अंदर जो फंड्स होते हैं वो जो पब्लिक टैक्स में खरीदे और पब्लिक फंड में जो इकट्ठा होते हैं वो डेवलपमेंट स्पेसिफिक कोई रिलीजन्स, मतलब कि हाँ ये रिलीजन को आगे बढ़ना है, इसी में हम लोग वो पब्लिक टैक्स या पब्लिक फंड के यूज़ करते हैं, ये कोई मेंशन किया गया नहीं और होता भी नहीं है. द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रनिंग ऑन गवर्नमेंट ग्रांट कैनॉट इम्पार्ट रिलीजियस एजुकेशन और कंपेल द students to participate in any religious educations or to attend any religious meet. तो ये जो एजुकेशंस होता है जो गवर्नमेंट से चलता है उन पर भी कोई जोर नहीं होता है कि हाँ यही रिलीजियस के बच्चे हैं वही इस एजुकेशन में पढ़ सकते हैं और या फिर यही रिलीजियस में ये लोग अटेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. ओके, एवरी रिलीजन्स कैन इंटरफियर इन दिस एंड कैन हैव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. कल्चरल मीन्स हम लोग की संस्कृति जो होती है, और एजुकेशनल पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स, वेरियस लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स इन लिव इन इंडिया. द पीपल ऑफ द इंडिया हैव ए राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, एक्टिविटी एंड इथिनिसिटी.
Any education institution which rely on the government grant cannot deny admissions on the grounds of the religion, caste, creed, language or any other reason. जब people होते हैं various religions के various language तो सब कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया को राइट है टू प्रिजर्व द लैंग्वेजेस, तो वो लोग के लैंग्वेजेस को ध्यान में रखना है, उनके स्क्रिप्ट जो होते हैं उन्हें ध्यान में रखना है, कल्चरल एक्टिविटीज़ ये लोग क्या करते हैं, ये सब कुछ पीपल जो इंडिया में रहते हैं उनके सबका ध्यान ये कॉन्स्टिट्यूशन रखती है। और उसके बाहर हिसाब से उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होते हैं, लैंग्वेजेस के स्क्रिप्ट भी रखे जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट के चल रहे कैन नॉट डिने, वो लोग एडमिशन्स को बैन नहीं कर सकते या फिर मना नहीं कर सकते। किसके द्वारा? तो किन के ऊपर निर्भर होकर, हाँ चलो ये रिलीजन है, ये कैस्ट है, ये है, चलो इनका एडमिशन कैंसिल करवा दो, ऐसा भी नहीं होता है। ओके, इफ एनी इंडिविजुअल अपील्स टू वोट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कैस्ट और लैंग्वेज देन इट इज कंसिडर्ड एज ए मैल प्रैक्टिस एज पर एक्ट 123। अगर कोई ने ऐसा किया रिलीजन या कैस्ट तो उन्हें एक पनिशमेंट मिलती है और उस पनिशमेंट का एक्ट जो है उसका है 1, 2, 3। ओके, माल प्रैक्टिस एक्ट का नंबर है जो उसे वो सजा दी जाती है। एनी ऑफ द स्टेट कैन फ्रेम ए लॉ एंड प्रोवाइड द राइट टू सिटीजन टू फॉर्म एंड द मैनेज एनी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन द कल्चरल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। एनी ऑफ द स्टेट, कोई भी स्टेट है वो एजुकेशन को लेकर कोई भी लॉ जो है वो बना सकता है। The state shall not discriminate in giving educational grants or educational social scholarship from the state fund to any of the linguistic or religious minority institution. The state shall not discriminate in giving, तो ये जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो स्कॉलरशिप देते हैं कि ये जो रिलीजियस जो है वो छोटे माइनर है और जो स्टडीज़ में अच्छे हैं तो उनको स्कॉलरशिप भी ये लोग देते हैं। ओके, ग्रांट्स और एजुकेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट फंड टू एनी ऑफ द लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस को भी स्कॉलरशिप दी जाती है। ओके, इफ द स्टेट डिसाइड टू टेक ओवर और कॉन्फिडेंस द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस देन इट बी गिवन प्रॉपर रिटर्न्स, तो उनको प्रॉपर रिटर्न्स भी ये लोग देते हैं। ओके चिल्ड्रंस, हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर चैप्टर। Okay, these we have discussed about the 5. What we have discussed is the 5 points of the fundamental rights. In the next session, we are going to continue this. Okay, then children, be safe and be at home. Okay, bye bye. Take care and have a good day.